Okay, we have enough participants now. We will start. Diabetes insipidus. What is diabetes insipidus? Ma'am, it is a disorder of water metabolism and mainly caused by deficiency of ADH hormone. Okay, it is mainly caused by the deficiency of ADH hormone. It is a disorder of the posterior lobe of pituitary gland characterized by a deficiency of antidiuretic hormone or vasopressin. Polydipsia and large volume of dilute urine characterize this disorder. तो इसमें ये जो डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है कि देर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये ज़रूरी नहीं है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब का ही डिसऑर्डर हो। कई बार ऐसा भी होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड तो सही से फंक्शन कर रहा है बट ADH भी सही से रिलीज हो रहा है बट स्टिल द पेशेंट हैज़ डायबिटीज इंसिपिडस। तो इसमें क्या होता है कि देर इज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। तो जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है और इसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा थर्स्ट रहता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीडिप्सिया। डायबिटीज इंसिपिडस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है इट सिक्रीट्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये हेल्प करता है जो जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर को रिटेन करने में बॉडी में, ताकि पेशेंट को ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील ना हो। ठीक है, तो डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, एक्सेस वाटर, बहुत ज़्यादा अगर पानी है तो उसको निकालने में हेल्प करता है डायूरेटिक। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस इनसफिशिएंट एडीएच, हेंस द किडनीज मेक अ लॉट ऑफ यूरिन। तो ज़्यादातर इस केस में क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड सही से एडीएच नहीं प्रोड्यूस कर पाता या फिर प्रोड्यूस ही नहीं करता, जिसकी वजह से किडनी जो है ज़्यादा यूरिन बनाने लगती है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडिस, चार तरीके के डायबिटीज इंसिपिडिस होते हैं। एक तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडिस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस, जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडिस एंड प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। Now, what is central diabetes insipidus? Destruction of the neurohypophyseal neurons or mutation in AVP. तो या तो सेंट्रल डायबिटीज में इंसिपिडस में क्या होता है कि या तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी या न्यूरॉन्स में कुछ प्रॉब्लम होगी। न्यूरॉन्स जो हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड तक, उन न्यूरॉन्स में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से एडीएच प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। और जब एडीएच प्रोड्यूस नहीं होता है तो दे विल बी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन, ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा और पेशेंट को पॉलीडिप्सिया होगा। नेक्स्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडिस। जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडिस ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी के वक्त होता है। जब प्रेगनेंसी के वक्त कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, तो वो हार्मोन्स जो हैं एडीएच को सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडिस होता है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस, डिक्रीज रिस्पॉन्स टू एवीपी और म्यूटेशन। अब एडीएच तो रिलीज हो रहा है। इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस देर आर सम प्रॉब्लम्स इन द नेफ्रॉन जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं टू एडीएच। एडीएच बॉडी में रिलीज तो होता है बट द नेफ्रॉन्स आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू एडीएच।
Central diabetes insipidus, damage to the pituitary gland or hypothalamus from surgery, a tumor, head injury or illness can cause central diabetes insipidus by affecting the usual production, storage and release of ADH. तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई डैमेज हो हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी ग्लैंड में, सर्जरी हो, ट्यूमर हो, हेड इंजरी हो, इन सब की वजह से सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है जहाँ पे एडीएच सही से रिलीज नहीं होगा, और ये इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच इज प्रोड्यूस्ड प्रॉपर्ली but the nephrons are not reacting to this ADH. The defect may be due to inherited disorder or a chronic kidney disorder. तो या तो कोई chronic kidney disease है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर genetic disease की वजह से, या फिर कुछ medications जैसे कि lithium या antiviral medications such as Foscavir also can cause nephrogenic diabetes insipidus. What is lithium? लिथियम मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। लिथियम का बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लिथियम के, और ये जो लिथियम है इसका असर किडनीज पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। लिथियम की वजह से पेशेंट बिकम्स डिहाइड्रेटेड एंड बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की ज़रूरत होती है पेशेंट को, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा लिथियम जो है किडनीज को भी ख़राब करता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाए तो। लिथियम कौन सी मेडिकेशन है, कौन से टाइप की मेडिकेशन है ये, किस डिजीज कंडीशन में दी जाती है? BSc second years, I have explained about lithium in the last class. लिथियम एक साइकेट्रिक मेडिकेशन है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर में दी जाती है। मैंने आपको बताया था बाइपोलर का मतलब होता है देयर आर पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ मेनिया। मेनिया का मतलब है when the patient is very hyperactive, patient feels irritated, agitated and it is just the opposite of depression. ठीक है, तो there are periods of depression followed by periods of mania, so this is known as BPAD, bipolar affective disorder, और इस कंडीशन में हम लिथियम देते हैं। नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज BPAD। समझ में आया लिथियम क्यों देते हैं? Yes, ma'am. Gestational diabetes insipidus is rare. It occurs only during pregnancy when an enzyme made by the placenta destroys ADH in the mother. तो enzymes कुछ release होते हैं body में by the placenta जो ADH को suppress करते हैं। Primary polydipsia, also known as dipsogenic diabetes insipidus. This condition can cause production of large amount of diluted urine from drinking excessive amount of fluid. Primary polydipsia can be caused by damage to the thirst regulating mechanism in the hypothalamus. The condition has also been linked to mental illness such as schizophrenia. तो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया इज एक्चुअली ये डायबिटीज़ इंसिपिडस नहीं है, लेकिन कई बार हम इसको डायबिटीज़ इंसिपिडस समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया में क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ डायलेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है बॉडी में। लेकिन ये जो प्यास लग रही है पेशेंट को, इट मे बी बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द थर्स्ट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। जो हमारे ब्रेन में जो थर्स्ट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है उसके डैमेज होने की वजह से, या फिर ये कुछ मेंटल इलनेस
की वजह से हो सकता है प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, बट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ADH, it is not because of the because of not releasing ADH in the body. ADH की वजह से नहीं होता है ये कि ADH रिलीज नहीं हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है, नहीं। ये प्राइमरी पॉलीडिप्सिया में पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मे बी बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द थर्स्ट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म और मे बी बिकॉज ऑफ द मेंटल इलनेसेस, और इससे हम कभी कभी डायबिटीज इंसिपिडस में कंफ्यूज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। जो मेन कॉज है डायबिटीज इंसिपिडस का, उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्सोजेनिक? जस्ट रिमेंबर दिस दैट जो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया है, इसमें जो कॉज होता है इट इज़ नॉट ADH, इसका जो कॉज है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ADH नहीं रिलीज होने की वजह से नहीं हो रहा है ये प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, इसमें जो कॉज है या तो मेंटल इलनेस है या फिर थर्स्ट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म के डैमेज होने की वजह से है। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के कॉजेस क्या क्या हैं? हेड ट्रॉमा, सर्जरी, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक ट्यूमर, इंट्रासेरेब्रल ऑक्लूशन और इन्फेक्शन। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, सिस्टमिक डिजीज इन्वॉल्विंग द किडनी, मल्टीपल माइलोमा, सिकल सेल एनीमिया, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पाइलोनेफ्राइटिस, मेडिकेशन सच एज लिथियम। ये सारे कॉजेस होते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में लॉस ऑफ वेसोप्रेसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो वेसोप्रेसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, जो सेल्स वेसोप्रेसिन को प्रोड्यूस करते हैं वो सेल्स के लॉस होने की वजह से डेफिशिएंसी इन एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिंथेसिस और रिलीज। अब जो सेल्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन को प्रोड्यूस करते हैं वो या तो लॉस हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन सही से सिंथेसाइज नहीं हो पाता है, रिलीज नहीं हो पाता है। डेफिशिएंसी इन ADH resulting in an inability to conserve water. So there will be deficiency in ADH, जिसकी वजह से वाटर जो है कंजर्व नहीं हो पाएगा, बॉडी में रह नहीं पाएगा, लीडिंग टू एक्सट्रीम पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, और इसकी वजह से there will be पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि depression of aldosterone release or inability of the nephrons to respond to ADH। तो नेफ्रॉन्स या तो ADH को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या फिर एल्डोस्टेरॉन रिलीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया होगा। एल्डोस्टेरॉन का क्या काम होता है? व्हाट डज एल्डोस्टेरॉन डू? मैम एल्डोस्टेरोन किडनी को स्टिमुलेट करता है कि वो रीअब्सॉर्ब करे सोडियम को और पोटेशियम को बाहर करे बॉडी से। सोडियम एंड वाटर, सोडियम, यस सिर्फ मैम। सोडियम नहीं वाटर को भी, ठीक है। तो अगर डिप्रेशन है एल्डोस्टेरॉन का तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, यस मैम। समझ आ रही है बात? और या तो नेफ्रॉन्स ADH को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है या फिर डिप्रेशन भी हो रहा है एल्डोस्टेरॉन का, तो इसकी वजह से दे विल बी पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे इसके? पॉलीयूरिया विथ यूरिन आउटपुट ऑफ 5 to 15 लीटर्स डेली। तो कितना यूरिन आउटपुट होगा? 5 से 15 लीटर, ये बहुत ज़्यादा होता है।
नॉर्मली कितना यूरिन आउटपुट होता है एक दिन का? एक दिन का यूरिन आउटपुट कितना होता है? दो मैम लीटर 12 to 1500 मिलीलीटर। हाँ, 2 लीटर से ज्यादा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 1.2 to 1.5, और दो बहुत ज्यादा अगर बोलो तो 2 लीटर, उससे ज्यादा होगा ही नहीं, इतना ज्यादा यूरिन आउटपुट नहीं होता है, ठीक है। 1.5 इज द नॉर्मल। 1.5 से अगर कभी बहुत ज़्यादा किसी को थर्स्ट है, बहुत ज़्यादा किसी ने पानी पिया है, तो 2 लीटर, उससे ज़्यादा यूरिन आउटपुट नहीं होता है। 5 to 15 लीटर्स डेली, ये बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट है। एंड पॉलीडिप्सिया स्पेशली अ डिज़ायर फॉर कोल्ड फ्लूइड्स, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा थर्स्ट होगा। थर्स्ट क्यों होगा? बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, और दे विल बी अ डिज़ायर फॉर कोल्ड फ्लूइड्स। मार्क डिहाइड्रेशन एज एविडेंस बाय ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राई स्किन एंड वेट लॉस। तो पेशेंट जितना भी पानी पिएगा उसके लिए काफ़ी नहीं होगा, दे विल बी वेट लॉस, दे विल बी ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राई स्किन, anorexia and epigastric fullness. So there will be anorexia and epigastric fullness, nocturia and related fatigue from interrupted sleep. What do you mean by nocturia? मैम बेड वेटिंग। No, that is not nocturia. नॉक्चूरिया का मतलब होता है कि रात में ज़्यादा यूरिन पास होना, बार बार पेशेंट को टॉयलेट जाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट। तो बार बार अगर वो टॉयलेट जाएगा तो ऑब्वियस है कि देयर विल बी इंटरप्शन इन स्लीप, एंड इफ देयर इज इंटरप्शन इन स्लीप पेशेंट विल फील फटीग। इज दैट क्लियर? ओके मैम। डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो यहाँ पे हम बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट क्या होता है? वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट में what is water deprivation test? What is water deprivation test? See, in water deprivation test, what we do is we first take the sample of patient's blood and patient's urine. यूरिन सैंपल लेते हैं और सीरम का सैंपल लेते हैं, ठीक है। फिर पेशेंट को पानी नहीं देते हैं पीने के लिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 4 घंटे 5 घंटे, ऐसे हम पेशेंट को पानी नहीं देते हैं। और आर्ली हम पेशेंट का सीरम ऑस्मोलैरिटी या फिर यूरिन ऑस्मोलैरिटी मेजर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा इस टेस्ट में कि जब हम पेशेंट को पानी नहीं दे रहे हैं तब भी पेशेंट का यूरिन जो है उतना ही डाइल्यूटेड ही होगा। जो पेशेंट का यूरिन है वो डाइल्यूटेड ही रहेगा, चाहे हम पेशेंट को पानी दे या ना दे, ठीक है। फिर
उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड फेज में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पेशेंट को पानी नहीं देंगे और उसका सीरम ऑस्मोलैरिटी और यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक करते रहेंगे और हमें ये मिलेगा कि यूरिन ऑस्मोलैरिटी बढ़ नहीं रहा है। यूजुअली क्या होता है, जब हम फास्टिंग में होते हैं या जब हम पानी नहीं पीते ज़्यादा देर तक के लिए, तो यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाना चाहिए, कंसंट्रेटेड यूरिन पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस मैम। कंसंट्रेटेड यूरिन पास होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को हम पानी नहीं दे रहे हैं या हम खुद भी अगर पानी नहीं पी रहे हैं तो कंसंट्रेटेड यूरिन पास होता है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जब हम पेशेंट को बहुत देर तक पानी नहीं देंगे तो हमें ये दिखेगा कि यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ ही नहीं रहा है। इसके साथ साथ पेशेंट को डिहाइड्रेशन भी हो रहा है और डिहाइड्रेशन की वजह से उसका वेट लॉस भी हो रहा है, ठीक है। और उसका जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सीरम ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि सीरम में या प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो पेशेंट का डिहाइड्रेशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, वेट लॉस भी हो रहा है डिहाइड्रेशन की वजह से, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स भी सीरम में इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन यूरिन जो है डाइल्यूट ही है, कंसंट्रेटेड नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? तो इसको हम बोलते हैं वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट। ये इसका फर्स्ट फेज हुआ। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडिस है, ठीक है। अब हमें चेक करना है किस टाइप का डायबिटीज इंसिपिडिस है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडिस है या फिर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस है, ठीक है। तो तब उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को बाहर से वेसोप्रेसिन का इंजेक्शन देंगे। जब हम पेशेंट को बाहर से वेसोप्रेसिन का इंजेक्शन देंगे तो उसकी जो यूरिन ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होने लगेगी, मतलब यूरिन जो है कॉन्सेंट्रेटेड होने लगेगा। समझ आ रही है बात? क्योंकि हमने बाहर से एडीएच दिया पेशेंट को या वैसोप्रेसिन दिया, तो पेशेंट की जो यूरिन ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होने लगेगी या फिर वो यूरिन जो है कंसंट्रेटेड होने लगेगा पेशेंट का, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमें समझ में आ गया कि ये एडीएच की कमी से हो रहा है, कमी की वजह से हो रहा है, तो मतलब दिस इज सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडिस। अगर हम वेसोप्रेसिन देने के बाद भी उसका यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं होता, डाइल्यूटेड ही रहता है, तो वी कैन गो फॉर द अदर ऑप्शन, दैट इज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस। समझ आ रही है बात? और अगर मेंटल इलनेस की वजह से है ये, तो डिहाइड्रेशन की वजह से ज़्यादा वेट लॉस नहीं होगा पेशेंट का, दे विल बी नो वेट लॉस ऑफ द पेशेंट अगर ये मेंटल इलनेस की वजह से है तो in this way we can differentiate between what type of diabetes insipidus it is and whether it is diabetes insipidus or not. समझ आ रहा है? water deprivation test, it is a very important test to rule out diabetes insipidus. Do you want me to repeat? हाँ मैम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक बार वो बता दीजिए। देखो, डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले फेज का तो आपको समझ में आ गया। पहले फेज में हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडिस है कि नहीं है पेशेंट को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायबिटीज इंसिपिडिस पता करने के लिए हम पेशेंट को बहुत देर तक पानी नहीं देंगे,
4-5 घंटे हम पानी नहीं देते पेशेंट को, ठीक है। अब 4-5 घंटे जब हमने पेशेंट को पानी दिया ही नहीं और हम हर थोड़ी देर में उसका यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक करते रहते हैं और सीरम ऑस्मोलैरिटी चेक करते रहते हैं, तो क्या होगा कि पेशेंट की बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से दे विल बी वेट लॉस, बहुत देर तक पानी नहीं देने की वजह से। यूरिन जो है कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस नहीं होगा, डाइल्यूटेड यूरिन ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यूरिन का ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। फिर जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होता जाएगा। पेशेंट का जो पेशेंट के सीरम में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज ही होते जाएंगे। दैट, और फिर इससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडिस है। अब सेकेंड फेज में हमें ये देखना है कि कौन सा डायबिटीज इंसिपिडिस है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को एडीएच देते हैं, बाहर से एडीएच या फिर हम पेशेंट को वैसोप्रेसिन देते हैं। तो जब हम पेशेंट को एडीएच या वैसोप्रेसिन का इंजेक्शन देंगे तो उसका यूरिन जो है कंसंट्रेटेड होने लगेगा और सीरम ऑस्मोलैरिटी कम होने लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट के बॉडी में एडीएच सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो मतलब दिस इज सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडिस। लेकिन अगर एडीएच बाहर से देने के बाद भी पेशेंट के ऊपर कोई असर नहीं होता है, then it means that it is nephrogenic diabetes insipidus. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो पेशेंट का सीरम ऑस्मोलैरिटी कितना होगा, 300 मिली ऑस्मोल पर केजी ऑफ वाटर से भी ज़्यादा होगा, और यूरिन ऑस्मोलैरिटी 50 to 200 रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी लेस देन 1.005 और क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाएगा बॉडी में बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। व्हाट इज नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी? नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। 1.010 to 1.020 is the normal specific gravity of urine. और specific gravity का मतलब क्या होता है? What do you mean by specific gravity? Specific gravity क्या होता है? BSc first year, this is the topic from, sorry, BSc second year, this is the topic from BSc first year. यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन यूरिन, कितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन है, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो मतलब कि पार्टिकल्स या कंसंट्रेटेड नहीं है ज़्यादा यूरिन। It is the density of urine compared with the density of water. नेक्स्ट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? What are we going to do in management? क्या करेंगे हम? ये टॉपिक ऑलरेडी ले रखा है मैंने। एडीएच, अगर पेशेंट को एडीएच नहीं प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में तो हम बाहर से वैसोप्रेसिन देंगे
and it is a long term therapy. लॉन्ग टर्म थेरेपी मतलब या तो लाइफ टाइम ही पेशेंट को ADH लेना पड़ेगा, और फ्लूइड रिप्लेसमेंट इंश्योर करेंगे, एंड देन वी विल आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द अंडरलाइंग कॉज। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल कॉज क्या है और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। Replacement of vasopressin administered with intranasal or IV desmopressin acetate. Correction of dehydration and electrolyte imbalance. तो पेशेंट को वैसोप्रेसिन देंगे, डिहाइड्रेशन को करेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को करेक्ट करेंगे, थायजाइड डायूरेटिक टू डिप्लीट सोडियम एंड इंक्रीज रीनल वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो थायजाइड डायूरेटिक हम पेशेंट को इसलिए देते हैं ताकि सोडियम बॉडी से बाहर निकल सके और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सके। रिस्ट्रिक्शन ऑफ सॉल्ट एंड प्रोटीन इनटेक। तो सॉल्ट और प्रोटीन इनटेक कम लेने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे इसके? नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशंस। मैम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। यस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। और मैम हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया, ओके। और Dry mouth. हाँ, Fatigue. फटीक, ओके। फटीक इज नॉट एन कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन नहीं है फटीक। फटीक तो एक सिम्टम है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन मतलब इसकी वजह से जब हालत बिगड़ जाती है, दैट इज कॉम्प्लिकेशन। तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से ड्राई माउथ, फटीग, ये सब हो सकता है। पर डिहाइड्रेशन, द मेन कॉम्प्लिकेशन इज डिहाइड्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोवोलीमिया, ये सब जो है मेन कॉम्प्लिकेशन है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से पेशेंट विल हैव नॉसिया, वॉमिटिंग, मसल क्रैम्प्स, लॉस ऑफ एपिटाइट, सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंसेस होंगे बॉडी में। Okay, that's all with the topic. Now you tell me the nursing management. What will be the nursing management? मैम रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट। Risk for? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट related to the disease condition. It is not, no, there will be no risk for fluid volume deficient over here. Patient is already at a, the patient already shows symptoms of fluid volume deficient. रिस्क नहीं होगा यहाँ पे, ऑलरेडी होगा डिहाइड्रेशन। There will be fluid and electrolyte imbalance या fluid volume deficient होगा patient. ओके मैम। और Ma'am, imbalanced nutrition less than body requirements related to decreased oral intake. imbalanced nutrition, no, no, only if the patient is having complications, कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है पेशेंट को, या बहुत इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है जिसकी वजह से नॉसिया, वॉमिटिंग हो रही है, तो तब हो सकता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, अदरवाइज नो। यहाँ पे there will be fluid and electrolyte imbalance related to decreased production of ADH as evidenced by lab reports,
स्किन टर्गर, वेट लॉस, ये हो सकता है फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे होगा फटीग या फिर सेल्फ के डेफिसिट related to fatigue as evidenced by um, patient's personal hygiene, patient's verbal response। और क्या हो सकता है यहाँ पर? और कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकता है? मैम पॉलीयूरिया कोई डायग्नोसिस है क्या? Polyuria, no, polyuria is not a diagnosis. रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी हो सकता है यहाँ पर, क्यों? रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन। हाँ, वेरी गुड, रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट की स्किन फटी फटी हो सकती है, तो रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन एज एविडेंस बाय द डिक्रीज स्किन टर्गर, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? डेफिशिएंट नॉलेज, और क्या हो सकता है? मैम अगर इसमें सर्जरी की जा रही है, जैसे कि हमें वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बाहर निकालना है या उसमें कोई ट्यूमर है उसे बाहर निकालना है, तो उसके लिए भी बन सकता है फिर वो एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर। हाँ, अगर सर्जरी कर रहे हैं तो हो सकता है। यस मैम। Okay, so this is the end of the topic. Now, I'll ask you questions. Pragya, Pragya is there? Sarika, Achla, Aradhana. Yes, ma'am. What are the types of diabetes insipidus? मैम मेनली चार टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहला होता है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिटस, और फिर दूसरा होता है नेफ्रोजेनिक, तीसरा होता है जेस्टेशनल, एंड चौथा होता है प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। Primary polydipsia. Okay. Yes. Vidhi, Vidhi, यस मैम। can you explain me what is water deprivation test? यस मैम। मैम इसमें हम पेशेंट को फर्स्ट जो टेस्ट करते हैं उसमें पानी नहीं देते, और यूरिन यूरिन का यूरिन का लेवल और सीरम लेवल चेक करते रहते हैं।
क्या लेवल? अगर सीरम यूरिन का लेवल नहीं चेक करते, सीरम ऑस्मोलैरिटी एंड यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक करते हैं। अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ज़्यादा होता है तो पॉलीयूरिया नहीं डायबिटीज इंसिपिडस होता है पेशेंट को। अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ा हुआ है और यूरिन ऑस्मोलैरिटी कम है, देन इट शोज कि पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सीरम ऑस्मोलैरिटी? क्या मतलब होता है सीरम ऑस्मोलैरिटी का? मैम जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं, डिहाइड्रेशन की वजह से सोडियम बढ़ा हुआ होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सब बढ़े हुए होंगे बॉडी में, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा होगा। तो सीरम ऑस्मोलैरिटी में हम ये चेक करते हैं कि कंसंट्रेटेड कितना है सीरम में इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़े हुए हैं कि नॉर्मल रेंज में। तो सीरम ऑस्मोलैरिटी में ये दिखेगा कि जो सॉल्यूट जो है बढ़ा हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? यस मैम। बीएससी सेकेंड ईयर। यस मैम। सॉल्यूट बढ़ा हुआ होता है, दैट शोज हाई ऑस्मोलैरिटी। फिर क्या करेंगे विधि? मैम उसके बाद उसके बाद सेकंड टेस्ट सेकंड वाला याद नहीं। उसके बाद क्या करेंगे सारिका? अचला, उजाला क्या करेंगे सेकंड फेज में? यस मैम। मैम मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैम। मतलब फर्स्ट में तो हमें ये चेक करना है कि डायबिटीज इंसिपिडस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि मतलब पेशेंट को काफी टाइम तक 4 से 5 आवर्स के लिए पानी नहीं देंगे बिल्कुल भी पीने के लिए। देन उसका हम टाइम टू टाइम उसका यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसमें सीरम ऑस्मोलैरिटी चेक करेंगे। अगर उसमें सीरम सीरम लेवल बढ़। सैंपल अलग और यूरिन सैंपल अलग। ओके सीरम मैम। ऑस्मोलैरिटी ब्लड से चेक करते हैं। सीरम इज प्रेजेंट इन ब्लड, नॉट इन यूरिन। व्हाट इज सीरम? सीरम क्या यस मैम। होता है? प्लाज्मा सीरम, में होता है। हाँ, सीरम इज प्रेजेंट इन ब्लड, इट्स नॉट प्रेजेंट इन यूरिन। तो सीरम सैंपल अलग लेंगे, ब्लड सैंपल अलग लेंगे और यूरिन सैंपल अलग लेंगे। फिर ओके मैम। तो हम ये चेक करेंगे कि अगर यूरिन कंटिन्यूअसली उसका, हम उसे पानी नहीं दे रहे हैं तब भी उसका जो यूरिन है वो कंटिन्यूअसली डाइल्यूटेड है, मतलब कंसंट्रेटेड नहीं हो रहा है, तो एक ये इंडिकेशन हो जाता है कि उसको डायबिटीज इंसिपिडस है। तो अब सेकंड में हम ये चेक करेंगे कि कौन से टाइप का डायबिटीज इंसिपिडस है, तो हम उसे तो वैसोप्रेसिन का हमने इंजेक्शन सैंपल देंगे। क्यों कलेक्ट किया था? मैम उसमें हम सैंपल क्या सीरम में देखे? ये इलेक्ट्रोलाइट चेक कर रहे थे, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बढ़ गए थे। तो इसका मतलब ये है कि जो सीरम है वो बढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? सीरम पढ़ा हुआ है? मैम सीरम में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बढ़ा हुआ है। हाँ, देयर इज हाई ऑस्मोलैरिटी, सीरम यस मैम। ऑस्मोलैरिटी। और यूरिन देन सैंपल यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। डाइल्यूटेड है। और वो कैसे पता चला हमें? यूरिन के सैंपल कलेक्शन टेस्ट करने से, यूरिन क्या? एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में क्या चीज का टेस्ट किया?
क्या टेस्ट किया? यूरिन एनालिसिस में क्या कौन सा टेस्ट किया? स्पेसिफिक मैम ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, यस मैम। हाँ, specific gravity and urine osmolarity also. यस मैम, यस मैम। यूरिन ऑस्मोलैरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों इंडिकेट करेगा कि यूरिन डाइल्यूटेड है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी और यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी कम होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। और क्या करोगे? मैम इससे तो पता चल जाएगा कि डायबिटीज इंसिपिडस है हाँ, इस टेस्ट से। फिर उसके बाद उसे मतलब एडीएच देंगे बाहर से या उसे वैसोप्रेसिन का इंजेक्शन देंगे। तो उसके बाद अगर उसकी बॉडी पे असर हो रहा है, अगर उसका यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होने लगा है, दैट मीन्स कि उसको सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। बट अगर उसकी बॉडी पे कोई भी असर नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि हार्मोन तो सिक्रीट हो रहा है बट वो है कि किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, तो इसका मतलब ये है कि नेफ्रोजेनिक है। तो इन दोनों से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके। Okay, I think the topic is clear. Please go through this topic and you can make your own notes. If you make your own notes, you'll be able to learn it uh, more properly. ओके मैम। Okay, now you can leave the class. ओके, थैंक यू मैम। Thank you.